गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आकाश सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश सर बंगला पर। पिछली वीडियो में आपने फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर 12 के सभी न्यूमेरिकल मैंने बताए थे, और इस वीडियो में लेकर आया हूँ फिजिक्स सेकेंड क्लास 12 का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन के न्यूमेरिकल देखते हैं। और देखिए बच्चे, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, तो वस्तु की ऊंचाई को आई से दिखाते हैं, सॉरी वस्तु की ऊंचाई को ओ से दिखाते हैं। तो ओ बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर। जी आगे। अब एक 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है जो अवतल दर्पण से कितने सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी यू बराबर होती है 16 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको याद रखना है, चिन्ह पर पाटी से इसमें माइनस लग जाएगा। जी आगे। तो दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आई बराबर, आपको याद रखना है आई बराबर इसमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चे याद रखना है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है। ऐसा है, वास्तविक उल्टा है, तो बच्चे ये उल्टे के लिए माइनस लगेगा। जी ज्ञात कीजिए दर्पण की फोकस दूरी f इजिकल टू क्वेश्चन मार्क और प्रतिबिंब की स्थिति v इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। दो बातें निकालनी है। दर्पण अवतल है, इसलिए ये f का मान आपका नेगेटिव आना चाहिए, और v v आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक है, तो वास्तविक है तो v का मान भी आपका नेगेटिव ही आना चाहिए। हम जानते हैं I अपॉन ओ इजिकल टू माइनस v अपॉन यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो बच्चे, आई का मान रख देंगे -3, ओ का मान रख देंगे 2 इजिकल टू माइनस वी अपॉन यू, यू का मान -16 है। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ हो गया 2v इजिकल टू, यहाँ आप कर देंगे तो देखिएगा -3 गुणित 16। इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये देखिएगा, तो v बराबर आपके पास में कितना आया, 24 -24। तो बच्चे इसमें हुआ क्या है कि पहले मैंने ये लगा दिया, ठीक है, तो v बराबर आ गया आपका -24। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेकंड सवाल लग चुका है आपका। ठीक है, अब दूसरा सवाल आपको लगाना है, फोकस दूरी निकालो। तो फोकस दूरी का फार्मूला लगा दो, 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u। तो ये दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र होता है, और इसमें मान रखना है 1/f इजिकल टू 1/v का मान -24, और यहाँ देखिए प्लस है, परंतु ये वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो माइनस रख लिया मैंने। अब इसको भी कैलकुलेट करना है हमें, तो कैलकुलेट करेंगे तो कैसे, क्या इसका एलसीएम आएगा वो हमें देखना है। तो इसका हमने एलसीएम लिया, कितना एलसीएम हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका बच्चे 2, और यहाँ हो गया आपका बच्चे 3। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप, 1/f इजिकल टू यहाँ हो जाएगा -5/48। राइट है, तो f इजिकल टू 48/5, इसको डिवाइड कर देंगे आप 9.6। तो इस तरह से ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी आई हुई है। आप अपनी अपनी किताबों में आंसर मैच कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये माइनस चिन्ह जो बता रहा है, ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि दर्पण अवतल है, तो यहाँ पे आप अच्छे से लिख सकते हैं, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 9.6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी नोट करेंगे इस सवाल की। अब देखते हैं, देखो बच्चे, इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखेंगे आप लोग। देखो बच्चे, एक अवतल दर्पण है। इस सवाल में यदि आप देख पा रहे होंगे तो एक अवतल दर्पण है, और वो कह रहे हैं कि अपने से 10 सेंटीमीटर दूर, तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है वस्तु। तो बच्चे, सभी बच्चे जानते हैं, ये कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा आपने, और इसको फिर से पढ़ाया जा रहा है कि दर्पण से वस्तु तक की दूरी को u से दिखाते हैं, और u बराबर 10 सेंटीमीटर है। और आपको बहुत अच्छे से पता है, चिन्ह प्रपाटी की सहायता से कुछ नियम बताए गए हैं। दर्पण से वस्तु तक की दूरी -10 दी जाएगी। जी आगे चलिए। 3 गुना, देखो बच्चे,
जब भी ऐसा कहें 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आधा, तिहाई, तो ये समझो आवर्धन दिया हुआ है। ठीक है, तो आवर्धन को m से दिखाते हैं, m बराबर 3। अब यदि वास्तविक कहा जाए तो आवर्धन ऋणात्मक होता है और आभासी कहा जाए तो आवर्धन धनात्मक होता है। तो इस सवाल में वास्तविक कहा गया है ना, तो कितना ऋण 3 ले लेंगे आप लोग। ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोला है उसने, तो वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं और r बराबर आपको निकालना है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालने से पहले दर्पण की फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। दर्पण की फोकस दूरी क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि बच्चे वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की डबल होती है ना, सीधा सा है। अब फोकस दूरी निकालने के लिए हमको वही ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला। उससे पहले हम कुछ ये चीजें देख लेते हैं। हम जानते हैं कि आवर्धन m बराबर होता है बच्चे माइनस v अपॉन u। ये आवर्धन का फार्मूला आपको बताया गया है दर्पण के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसमें -3 रख दिया, इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u का मान रख दिया -10। इस तरह से बच्चे देख पाएंगे कि आपके पास में हो गया v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। कैसा है? प्रतिबिंब वास्तविक है। तो अब आपके पास में ये v का मान आ गया है। अब आप से मैंने बोला था ना कि फोकस दूरी निकालनी है, तो फोकस दूरी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला है। आप इसमें मान रख देंगे बच्चे तो फोकस दूरी आ जाएगी 1/f इज इक्वल टू 1/v। v का मान देखो भाई -30 निकाला है आपने, -30 रख दिया। अभी देखो यहाँ तो प्लस है परंतु वैल्यू माइनस में है, इसलिए यहाँ -10 हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे आप 1/f इज इक्वल टू, तो बच्चे देखिए कितना एलसीएम है यहाँ पे, 30 एलसीएम है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको आगे भी कैलकुलेट करेंगे तो -4/30। तो f इज इक्वल टू हो गया आपका 30/4 माइनस। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो देखिए बच्चे 7.5 सेंटीमीटर, ये तो इसकी फोकस दूरी रही, लेकिन हमारा आंसर वक्रता त्रिज्या के लिए बोला है। तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या बच्चे फोकस दूरी की डबल होती है, दुगनी होती है। तो हमने इसमें मान रखा 2 इंटू -7.5। तो इस तरह से ये कितनी हो गई आपकी -15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? माइनस चिन्ह बता रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पे आप इस ऐसे लिखना है आंसर, अतः अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर रहेगा। आप सभी नोट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना, सभी को शेयर भी कर दिया करें। और जैसा कि इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, ना ही कोई ज्यादा यूपी बोर्ड का है, लेकिन फिर भी इसके कुछ न्यूमेरिकल आपको बताए जा रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो अगला सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 आप सभी अपनी अपनी किताबों में देख रहे हैं और समझ भी रहे होंगे और उसको लगाने का प्रयास भी कर रहे होंगे और कुछ लोगों ने लगा भी लिया होगा। इस सवाल में क्या कहा गया है कि एक वस्तु है, जो वस्तु 3 सेंटीमीटर ऊंची है। तो वस्तु की ऊंचाई को ओ से दिखाते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई को ओ से दिखाते हैं तो ओ बराबर हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। देखो बच्चे, इसमें 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है। इस सवाल में आप देख पा रहे होंगे, आप लोग अपनी अपनी किताबों में देखिए, 3 सेंटीमीटर वस्तु ऊंचाई है उसकी और वो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो जैसे ही आपने देखा फोकस दूरी तो है 15 सेंटीमीटर और उसमें लिखा है, एक बात लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण है बच्चे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में हुआ करती है। जी आगे, अब दर्पण से जो वस्तु है इसमें आपको उसमें दिख रहा होगा कि दर्पण से वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर रखी है। वस्तु तक की दूरी को u से दिखाते हैं तो बच्चे हो जाएगा यहाँ पर -20 सेंटीमीटर। देखिए इसमें कहा गया है कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखें। आप देख पा रहे होंगे अपनी अपनी किताबों में, उसमें बताया कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रख दें जिससे प्रतिबिंब जो है उस पर बने। तो दर्पण से पर्दे तक की दूरी यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, तो उसी में प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब तक की दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क। और इसमें पूछा गया है आपसे कि प्रतिबिंब का आकार कितना है और प्रकृति क्या है। दो बातें आपको और एक्स्ट्रा देनी है। तो आकार, प्रतिबिंब का आकार मतलब प्रतिबिंब का आकार के लिए आपको आई निकालना है। ठीक है, तो आपको आई निकालना है और इसकी प्रकृति निकालनी है। प्रकृति में क्या है भाई, उल्टा है, सीधा है, वास्तविक है, आभासी है, क्या चीजें हैं ये आपको निकालना है। तो हम सबसे पहले प्रतिबिंब तक की दूरी निकालेंगे,
फिर बाद में इन बातों पर ध्यान करेंगे, क्या प्रकृति है, कैसे प्रकृति बताएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। तो देखो बच्चे, इसमें आपको क्या निकालना है, सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब के लिए आपको फार्मूला, फोकस दूरी वाला फार्मूला लगाइएगा, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है बच्चे, इसमें मान रखेंगे। इसमें मान रखने के लिए 1/-15 = 1/v, और यहाँ पर देखिएगा ये प्लस है ना, तो इसमें माइनस में वैल्यू है, देखो तो हो जाएगा -1/20। इसका ट्रांसफर करेंगे तो -1/15 + 1/20 = 1/v। एलसीएम लिया आपने, एलसीएम हुआ 60, यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा 3। राइट है बच्चे, तो 1/v इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो -1/60 = 1/v। तो बच्चे v = आपके पास में कितना आया, -60 सेंटीमीटर। अच्छा, अब दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगर v के साथ माइनस आया है तो वास्तविक, तो आपने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, अब इसमें प्रकृति में लिखेंगे तो 60 सेंटीमीटर माइनस को लगा देखा तो आपने लिखा वास्तविक। ठीक है, अगर इसके साथ प्लस आ जाता तो आभासी, याद रखना है ये। ठीक है, और आप वैसे भी जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर, u <f वाला पोजीशन छोड़कर सभी स्थितियों में। तो इसमें आपने माइनस को देखकर लिख दिया वास्तविक। अभी आगे हमारी बात रहेगी कि प्रतिबिंब का आकार निकालिएगा। तो बच्चे, प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए हमें पता है कि I/O = -v/u हुआ करता है। राइट है, तो I/O, O की वैल्यू 3 = v की वैल्यू -60 है, बटे u की वैल्यू कितनी है, -20 है। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा I/3 ये देखो माइनस से माइनस आउट हो गया, आपके पास में फिर भी बच, आप यहां से देखो ऐसे काट लो इसको। ठीक है, तो आपके पास में कितना बचा यहाँ पे, -3/1। तो I बराबर हमारा क्या आया, -9 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चे, अगर I के साथ प्लस आ जाता तो आप सीधा लिखते, लेकिन I के साथ क्या आया है, माइनस आया है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, उल्टा लिखोगे। ठीक है, तो बच्चे देखो, प्रतिबिंब का आकार आ गया 9 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी आ गई 60 सेंटीमीटर। अब प्रकृति में क्या लिखोगे, तो प्रकृति में आप दोनों बातों को आप ऐसे लिख सकते हो, वास्तविक उल्टा। ऐसा, वास्तविक उल्टा। तो इसको नोट करेंगे आप लोग, और अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल बच्चे देखेंगे अपनी अपनी किताबों में, सवाल नंबर 4। क्या है सवाल नंबर 4? देखिए बच्चे, गाड़ी है, आप अपने अपनी किताबों में पढ़ पा रहे होंगे कि एक गाड़ी है, और गाड़ी में पीछे का चित्र देखने के लिए सबसे पहला प्रश्न तो यही हो जाता है कि एक गाड़ी में कौन सा दर्पण लगा रहता है पीछे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो उत्तल दर्पण लगा हुआ है, वो भी पीछे के वाहनों को देखने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाया करता है। तो पीछे का चित्र देखने के लिए एक उत्तल दर्पण लगा रहा है। उत्तल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है वो 2 मीटर दे रखा है, और आपको बताया भी गया है कि उत्तल दर्पण में ये R+ होता है। ठीक है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हुआ करती है, इस हिसाब से आपने 2/2 और फोकस दूरी उत्तल दर्पण की 1 मीटर देख ली। ठीक है, दर्पण उत्तल है, याद रखना है बच्चे, F पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे। अच्छा, एक बस आ रही है पीछे से, वो दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है। तो बस कहें या वस्तु कहें, और दर्पण से 6 मीटर दूर है, तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी U से दिखाते हैं, और U बराबर -6 मीटर। ठीक है, आगे। तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, V बराबर, और फिर कह रहे हैं कि प्रकृति भी निकालो, और फिर कह रहे हैं कि आकार भी निकालो। ठीक है, प्रकृति व आकार। आकार का मतलब होता है कि आपको I फाइंड आउट करना है। बिल्कुल, देखिए बच्चे, बिल्कुल सेम प्रश्न इसी तरह से है। देखो, इसमें भी कहा था प्रतिबिंब की स्थिति और आकार और प्रकृति, ये 3 बातें पूछी हैं। अभी आपको सेम बगल में लगा हुआ है ये सवाल, अगर आप ऐसे ही करते चले जाएंगे तो आ जाएगा। फिर भी देखते हैं इसमें किस तरह से इसको लगाना है। तो फार्मूला 1/f 1/v + 1/u। लेंस में बच्चे माइनस होता है, परंतु दर्पण में प्लस होता है। ये बात आपको याद रखनी है। फार्मूले में अगर जरा सी भी गड़बड़ कर दी तो सारी बातें बदल जाएंगी।
चिन्ह यदि बदल गए तो फिर सारा उत्तर उल्टा हो जाएगा, भले अंकित वैल्यू मिलती रहेगी लेकिन आपके ये प्रकृति और आकार वगैरह में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए हमें फार्मूला जो होता है वही लगाना है। इसमें मान रख देते हैं बच्चे 1/1 इज इक्वल टू 1/v, v हमें चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा प्लस है ना, u का वैल्यू देखो कितना है, u का वैल्यू माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका कुछ फायदा नहीं है पढ़ने का। देखो बच्चे यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसको सॉल्व किया 6 और यहाँ हो जाएगा आपका 6, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है, इस तरह से। तो आपने देखा कि 7/6 इज इक्वल टू 1/v। तो v का मान हमारे पास में कितना आया आप यहाँ देख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू आया है आपके पास में 6/7, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से आपके पास में उत्तर आ जाएगा और वो उत्तर कुछ आएगा ऐसे 0.86 मीटर। देखो बच्चे मीटर में ही कहा है उसने, सेंटीमीटर में नहीं कहा है, तो इसलिए ये इसका आंसर रहेगा। अच्छा, बात करते हैं प्रतिबिंब के आकार की। तो आप यहां देखेंगे प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार क्या है, I/O इज इक्वल टू -V/U, ये आपके पास में सूत्र हुआ करता है। तो ये तो आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने आई लिख लिया। ये बस का आकार है, तो बस का आकार दिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लो इसको, बस का आकार ओ है तो जो दिया है वो लिख लो, ज्यादा परेशान नहीं होना है। -V, v का मान देखो अभी अभी आपने निकाला है 0.86 मीटर, ठीक है। इसमें देखो बच्चे प्लस लग के आया है, इसका मतलब है कि आभासी प्रतिबिंब है, और आपको पता भी है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है, इसलिए इसमें प्लस चिन्ह आएगा, कभी भी नहीं आएगा माइनस। इसमें कहीं भी अगर माइनस आ भी रहा है तो वो गलत है आपका, क्योंकि अगर आप माइनस लगा देखोगे और लिख दोगे उसमें वास्तविक, और उत्तल दर्पण में तो वास्तविक बनता ही नहीं है, तो इसीलिए उत्तल दर्पण के साथ में ये v का मान पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है। तो आप रखो इसमें, तो देखिए कितना है आपका 0.86 बटे u का मान देखो बच्चे कितना है -6, तो ये देखो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है बच्चे। अब आपको करना क्या है, बहुत गौर से देखो, इधर आपने इसका गुणा कर दिया I इंटू 6 इज इक्वल टू 0.86 इंटू ओ, इसका गुणा कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 0.86 इंटू ओ बटे 6, 0.14 इंटू ओ। देखो बच्चे, तो इस तरह से आपका ये हो गया है ना। तो यहां से आप, ये ऑब्जेक्ट है, ये बच्चे ओ है, ये क्या है ओ है। अब जब आप इसको डिवाइड कर दोगे, कैलकुलेट कर दोगे, तो आपके पास में ये आएगा, आप डिवाइड करना यही आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो देखो कैसे आंसर करना है, ये प्रतिबिंब है, ये क्या है प्रतिबिंब है, और ये क्या है वस्तु। तो वस्तु की लंबाई के कितने गुना बन रहा है, 0.14 गुना। देखो गुना होके आ रहा है, किसमें गुना होके आ रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की लंबाई। तो इसमें इस तरह से ये आंसर करेंगे। अच्छा, एक चीज और है आपके पास में, अब प्रकृति भी करनी है आपको। अब क्या करनी है, प्रकृति। प्रकृति क्या लिखोगे इसमें, देखो बच्चे, इसके साथ प्लस लगा है तो आभासी, और इसके साथ भी प्लस लगा है तो सीधा। तो प्रकृति में आप कहीं भी यहां देख लेते हैं, तो प्रकृति आपने देखा आभासी, ठीक है, और सीधा। देखो बच्चे, अगला सवाल पढ़ेंगे, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में जो भी जानकारी है, जो भी डेटा उसमें दिया हुआ है, उसके आधार पे आप सवाल। इसमें क्या है कि जो आपका 5वां सवाल है, इसमें एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है और वक्रता त्रिज्या 30 है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, जैसे ही आपने देखा कि ये वस्तु की ऊंचाई है, और वस्तु की ऊंचाई को ओ से दिखाते हैं, और वो आपने लिख लिया 5 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या बच्चे 30 सेंटीमीटर है। जी आगे बस। तो देखो बच्चे, अब दर्पण कौन सा है, उत्तल है। उत्तल दर्पण में बच्चे ये पॉजिटिव होता है, आर का मान पॉजिटिव होता है, ओ का मान पॉजिटिव होता है। आपको जब चैप्टर पढ़ाया गया था तब आपको ये बताया, और उससे एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है,
आप देख पा रहे होंगे अपनी अपनी किताबों में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, तो वस्तु तक की दूरी तो माइनस ही होगी। प्रतिबिंब की स्थिति क्वेश्चन मार्क और प्रकृति क्वेश्चन मार्क और आकार, प्रतिबिंब का आकार मतलब आई बराबर आपसे पूछा गया है। फिर से ये बिल्कुल सेम प्रश्न उसी तरह से आया हुआ है, आप सभी लगा सकते हैं, लगाइएगा और उसमें देखिएगा। चलो मैं भी यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूं। तो कैसे सॉल्व करना है, हमें सबसे पहले ये v का मान चाहिए। तो v का मान निकालने के लिए हमको फोकस दूरी चाहिए, और हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की बच्चे आधी हुआ करती है। तो हमने इसमें रखा f = r/2, तो ये 30/2, ठीक है। तो यहां से आपके पास में आया 15 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चे दर्पण उत्तल है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें मान रख देंगे। तो क्या मान है भाई, 1/f, f की जगह 15 रख लिया आपने, = 1/v फाइंड आउट कर रहे हैं आप, माइनस, देखो यहाँ प्लस है परंतु यहाँ माइनस है, तो ये 20 रख लिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा 1/15 + 1/20 = 1/v। तो इसमें से आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम बच्चे आएगा आपका 60, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3, इस तरह से 1/v, 7/60 = 1/v, तो v = 60/7, आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो बच्चे पॉजिटिव आ रहा है इसमें, ठीक है। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में 8.6 आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके आपको इसमें आंसर मिलेगा। अच्छा एक बात इसमें आपको प्रकृति के लिए मिल रहा है कुछ, अगर माइनस चिन्ह आता तो वास्तविक लिखते, परंतु इसमें क्या आया है प्लस चिन्ह, तो क्या लिखोगे आभासी। ये आप प्रकृति के लिए इसमें से निकाल के रख लिए है। अच्छा दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है, ये देखो आकार निकालने के लिए कहा है उसने, तो आकार कैसे निकलेगा, आप जानते हो I/O = -V/U, ठीक है। तो देखो बच्चे I आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, O का मान दिया हुआ है 5 = -8.6/U का मान देखो -10, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 गुणित I = 8.6 × 5, तो I = 8.6 × 5/20, इसको देखो काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इधर से ऊपर 1। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर देने पर बच्चे देख पाएंगे यहाँ पर आपके पास में क्या देखो निकल के आता है, I = तो अब आप इसको क्या करेंगे, देखो बच्चे इसमें 8.6 में 4 का भाग लगाएंगे, इसमें आएगा 2.15 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेट करना, इसको डिवाइड करना, यही आएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। तो देखो बच्चे अब इसमें भी प्लस लग के आ गया, मैंने बोला था कि अगर प्लस लग के आ रहा है वो भी किसके साथ में, प्रतिबिंब के साथ में, प्रतिबिंब की लंबाई के साथ में, तो ये सीधा है, ये कैसा है सीधा। अगर उल्टा होता तो फिर कैसे होता, माइनस में होता। और बच्चे अब इसकी प्रकृति की बात करते हैं, तो प्रकृति क्या लिखेंगे आप, आभासी, आभासी सीधा, ठीक है। और आपको पता भी है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा ही बनता है, और आप सवालों के द्वारा इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। इसको नोट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। चैप्टर का अगला सवाल पढ़ते हैं, और ये याद रखना है सेकंड फिजिक्स का ये पहला वीडियो बनाया है मैंने, और इस पहले वीडियो में आपको मिल रहा है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। और इस चैप्टर ये छोटा है और तो इसमें एक ही वीडियो बनाएंगे, और हम देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या है, देखो बच्चे इसमें तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, तो तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से दिखाते हैं। तो लैम्डा = 500 नैनोमीटर बोला है, आप अपनी अपनी किताबों में देखेंगे। तो नैनोमीटर तो हमारे यहाँ नहीं चलता, हम इसको काय में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो नैनो की वैल्यू होती है बच्चे 10⁻⁹। तो इस तरह से मैंने इसको कैलकुलेट करके 5 × 10⁻⁷ मीटर बना दिया।
तो इतना तरंग दैर्ध्य है। अगर आप इसे एंगस्ट्रॉम में देखोगे तो 5000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, लेकिन हमको एंगस्ट्रॉम में नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए था, सो मैंने कर लिया है जी। आगे देखेंगे आप अपनी अपनी किताबों में। देखिएगा, ये प्रकाश की किरण है, यह प्रकाश किरण पुंज है, एक प्लेट है जिसका आपको अपवर्तनांक दिया है। अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं, कहीं कहीं म्यू से भी दिखाते हैं, जो आप कोई किताब में हो बच्चे वो उसको लिख लो। तो यहाँ मैं आपको अपवर्तनांक n बराबर 1.5 बता रहा हूँ जी। अब कह रहे कि कांच की प्लेट में चाल, माध्यम में चाल और आवृत्ति, आवृत्ति निकालनी है। तो बच्चे देखो, आवृत्ति को कई बातों से डिनोट करते हैं, न्यू, न्यू से, ठीक है, तो न्यू निकालना है आपको। और आपको जो उसमें जब ये एंट्री कर जाएगा माध्यम में, तो माध्यम में हमें इसका लैम्डा निकालना है, ठीक है। तो पहले हम करते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल। हमने एक संबंध पढ़ा है प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में, n बराबर c/v। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल इज इक्वल टू होता है अपवर्तनांक। ये पढ़ाया जाता है हमको कक्षा 10 में, ठीक है। अच्छा, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल का मान रखिएगा आप। पहले तो आप ऐसा करिए कि इसका n का मान रख लो। तो n का मान रखा आपने 1.5 इज इक्वल टू, प्रकाश की चाल का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वायु या निर्वात में। तो ये माध्यम में प्रकाश की चाल भी आपके पास में निकल के आएगी। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ 1.5, ये देखो 2 बार कट जाएगा यहाँ से, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिएगा, ये कांच की प्लेट में उसकी चाल आ गई, ठीक है। अब हमें आवृत्ति देखनी है। तो देखो बच्चे, ये आपने सवाल नंबर 6 का ये पहला आपने पार्ट इसका सॉल्व कर दिया है। क्या सॉल्व कर दिया है कि माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी आएगी, तो इस तरह से देखा। अब इसमें हमें आवृत्ति देखनी है, तो आवृत्ति को थोड़ा देर में देखेंगे, हम पहले इसका तरंग दैर्ध्य देखेंगे। देखो, ये माध्यम में है, ये भी माध्यम में है, ये भी माध्यम में है और ये भी माध्यम में है, ठीक है। और ये जितनी हमको शर्तें दे रखी हैं वो हमको वायु में दे रखी है। इसमें दे रखी है, ये वायु में है तरंग दैर्ध्य और वायु में प्रकाश की चाल है, तो हमने निकाल लिया। तो हम क्या करते हैं कि वायु में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो यहाँ पे हम माध्यम में मान लेते हैं कि लैम्डा डैश, वो हमको लैम्डा डैश फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं इसमें हमको एक बात पता है कि C बराबर न्यू लैम्डा, समीकरण 1 वायु में, ये वायु में प्रकाश की चाल, वायु में तरंग दैर्ध्य। बच्चे याद रखना है कि तरंग, वो सारी चीजें बदल जाया करती हैं लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी चीज नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। चाल बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, उसका सब कुछ बदल जाएगा, परंतु तीव्रता बदल जाएगी, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी, इसलिए इसको हमने न्यू रखा। तो ये वायु निर्वात में है, तो वायु निर्वात में C होती है। अच्छा, माध्यम में होता है बच्चे V बराबर न्यू लैम्डा डैश, हमने डैश। समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड करेंगे, तो C/V इज इक्वल टू न्यू से न्यू कट जाएगा, तो लैम्डा बटे लैम्डा डैश। आपसे कहा गया है कि तरंग दैर्ध्य माध्यम में निकालिएगा, तो देखो कैसे करेंगे आप, लैम्डा डैश V × लैम्डा बटे C। लैम्डा डैश माध्यम में प्रकाश की चाल, ये देखो आपने निकाली है 2 × 10⁸। लैम्डा आपको पता है, ये देखो 5 × 10⁻⁷ बटे, ठीक है, C 3 × 10⁸। अब आप इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना आपका काम है। देखो 10/3 गुणित, देखो बच्चे 10⁸ ऊपर है, 10⁸ नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस तरह से इसका और इसका काम खत्म हो जाएगा, आपके पास में बच रहता है क्या, 10⁻⁷। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो तरंग दैर्ध्य आएगा आपका बच्चे 3.33 × 10⁻⁷ मीटर। तो ये तरंग दैर्ध्य हो गया। अब बात करते हैं आवृत्ति की, कि माध्यम में आवृत्ति क्या है। तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाना है क्योंकि ये वायु निर्वात के लिए है, ये मीडियम वाला है, तो ये वाला फार्मूला हमें लगाना है बच्चे, V बराबर न्यू लैम्डा डैश। ओके, अब हमको हमें न्यू चाहिए, तो न्यू बराबर V बटे
लैम्डा डैश। ठीक है, तो हमने क्या किया, न्यू बराबर v का मान, तो देखो बच्चे ये v का मान कितना ये लिखा हुआ है 2 इंटू 10⁸ बटे लैम्डा डैश। अच्छा लैम्डा, अच्छा लैम्डा डैश, हाँ ये देखो लैम्डा डैश है बच्चे, तो लैम्डा डैश रखना, चाहे ये रख लो चाहे ये रख लो। ठीक है, तो हम इसको रख ले रहे हैं, तो हमने क्या किया कि 10/3 गुणे 10⁻⁻7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 3 ऊपर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा 6 इंटू ये घातें भी ऊपर पहुंच जाएंगी, तो घातें ऊपर पहुंच जाएंगी तो 15 हो जाएंगी, और नीचे क्या बच जाएगा 10। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग कैलकुलेशन? ये 3 आपका ऊपर चला गया तो 3 का 6 हो गया, 6/10 हो गया देखो यहाँ, और ये घाते 10⁻⁻7 ऊपर गई तो प्लस की होगी तो 15 हो गया। राइट, अब आप इसको डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने पे भाई डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो हमने एक दशमलव लगा लिया, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, अब डिवाइड हो जाएगा 6, 0.6 10⁻15। ठीक है, एक अंक दशमलव पीछे लेंगे, तो मैंने बोला था दशमलव एक अंक पीछे जाता है तो 10⁻⁻1 बढ़ती है, तो -1 बढ़ा दोगे ना तो कितना बच गया। अब आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, ये आवृत्ति है बच्चे, याद रखना ये आवृत्ति है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो इस तरह से इस सवाल को आपको लगाना था, बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी सवाल है। इस तरह के सवाल एग्जाम में देखते हैं, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो इस सवाल को भी आप लोग नोट कर लेंगे, और फिर इसके साथ हम इस चैप्टर का अगला सवाल देखते हैं। देखो बच्चे अगला सवाल है सवाल नंबर 7, और इस सवाल नंबर 7 में आप लोग समझ पा रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ है वायु के सापेक्ष कांच एवं जल। तो वायु के सापेक्ष, वायु होता है एयर, सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल है ना, तो पहले कांच है फिर जल है, याद रखना है। तो पहले कांच है तो ग्लास, ठीक है, अब वर्तनांक दे रखा है, फिर दे रखा है वायु के सापेक्ष जल का वर्तनांक दे रखा है। आप अपनी अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे कि क्या वैल्यू उसमें दे रखी है। क्रम से दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 4/3। जी देखो बच्चे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, देखो इसमें मीडियम है, आपको देखो ये फॉर्मूला हम आपको यहाँ बता रहे हैं, जब दूसरा चैप्टर शुरू होगा उसमें बहुतायत इसका उपयोग होगा। तो देखो दो प्रकाश कणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बताए थे हम, 1n2 × 2n1 = 1। अब क्योंकि वहां 2 मीडियम थे, यहाँ 3 मीडियम है, देखो कौन कौन से हैं, वायु है, कांच है, जल है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए बच्चे अब अपवर्तनांकों में संबंध का क्या फार्मूला होता है, तो आपको याद रखना है कि 1n2 × 2n3, 3 मीडियम है ना, 2n3 × 3n1 = 1, ये होता है संबंध, मेन फार्मूला है। इसके हिसाब से आपको जो मीडियम दिए होते हैं वो डाल के आप एक फार्मूला तैयार करें। तो मैं यहाँ आपको एक फार्मूला तैयार किए देता हूँ, फाइनल फार्मूला। देखो बच्चे पहला मीडियम हमारे पास में एयर है, और दूसरा मीडियम हमारे पास में क्या है, जल है। ठीक है, तो रख लिया हमने, तो पहला और दूसरा, अब यहाँ पे फिर से दूसरा है तो जल है, और तीसरा है हमारे पास में कांच। ठीक है, फिर से इधर देखो 3 के जगह पे कांच और 1 के जगह पे वायु बराबर 1, तो ये इसको इस तरह से बना लिया। देखो बच्चे हमने क्या किया है कि इस फार्मूले को इस तरह से इसको लिख लिया। राइट, अब आपने दिमाग लगाया कि हमें WNG चाहिए, तो 1/ANW, ANW तो आपके पास में है। ठीक है, 1/GNA लिखा हुआ है, और इसका मान भी नहीं है GNA का। तो चूंकि हम जानते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हमें पता है कि ANG = होता है GNA। तो देखो इसके जगह पे हम क्या फिक्स कर देंगे, ये फिक्स कर देंगे, तो यही मान हमारे पास में, इसलिए WNG = हो जाएगा ANG। ठीक है, इसके जगह पे आ गया ये, इसके जगह पे आ गया ये, तो रख दिया, तो ANW। अब हम मान रख सकते हैं, तो मान रख देंगे तो आंसर आपको देखने को मिलेगा WNG = ANG। ANG देखो 3/2 है, बटे ANW हमारा कितना है, 4/3 है, बीच बीच का गुणा और ऊपर नीचे का गुणा कर दो, आंसर आपके सामने हो जाएगा 9/8।
ये आंसर है। अच्छा, इसमें मैंने ये फार्मूला आपको पूरा बता दिया है, अब आपको इसको याद रखना है। ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, आगे के सवाल जितने भी होंगे चैप्टर नंबर 2 में वो इसी फार्मूले से होने वाले हैं। आप लोग नोट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर का आखिरी सवाल देखते हैं। तो बच्चे अब हम इस चैप्टर का आखिरी सवाल देखेंगे और इसके बाद हम नया वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए जो चैप्टर नंबर 2 से रिलेट करेगा। और चैप्टर नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चैप्टर नंबर 2 से जरूर कुछ ना कुछ परीक्षा में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जाएगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का आखिरी सवाल। इस चैप्टर देखो, कांच के अपवर्तनांक दिए हुए हैं, हीरे के अपवर्तनांक दिए हुए हैं। तो देखो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5, वायु के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक मैंने आपको बताया था 1 दशमलव कितना है, हाँ 2.4 बताया था मैंने, 2.42 ऐसे बताया था, लेकिन अब इसमें दिया है 2.4, ठीक है। डायमंड का लिख लिया जी आगे। कांच तथा हीरे में, है ना, ऐसा ही तो है। कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, कांच भी मीडियम है, और हीरे में प्रकाश की चाल निकालनी है, वो भी मीडियम है। तो कांच में प्रकाश की चाल बच्चे VG से दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन मार्क, और हीरे में प्रकाश की चाल VD से दिखा दे रहे हैं। तो दोनों में हमें चालें निकालनी है जी। हीरे का मतलब डायमंड का, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करिए। अभी अभी बताए थे हम N बराबर C/V, ये है अपवर्तनांक, ये क्या है, अपवर्तनांक है। और ये है वायु में प्रकाश की चाल, ये है माध्यम में प्रकाश की चाल। अब जैसे माध्यम दिए हुए हैं इसमें सेट कर दीजिएगा आप। तो किस में निकालना है, पहले आपको कांच में निकालना है। तो कांच, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु में प्रकाश की चाल बटे, ये किस में निकाल रहे हो आप, इसमें, तो यहाँ पे कांच में। अब आप इसका मान रख दो, ANG आपको पता है इसमें कितना है, ANG देखो 1.5, C का मान भी पता रखते हैं आप लोग, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो VG मीडियम में निकल के आ जाएगी, कांच में आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो VG, कांच में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बटे 1.5, डिवाइड करोगे तो कांच में प्रकाश की चाल हो गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बच्चे ऐसे ही आपको डायमंड में चाहिए, तो इसी फार्मूले को आप ऐसे कर दो, वायु के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक, ठीक है, ये D बना हुआ है, और ये प्रकाश की चाल C, डायमंड में आपको निकालनी है तो VD, ठीक है बच्चे। तो अब आप क्या करेंगे, देखो यहां से बहुत, इसमें AND का मान रखो, ये लिखा हुआ है 2.4, 3 × 10⁸ बटे VD। तो VD निकल के आएगा, तो VD कैसे निकलेगा आपका, VD = 3 × 10⁸ बटे 2.4, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 1.25 × 8 मीटर प्रति सेकंड। तो हीरे में आ गई प्रकाश की चाल, और यही होती है हीरे में प्रकाश की चाल, याद रखना है, अगर पूछा भी जाए कभी, हीरे में इतनी होती है, कांच में इतनी होती है, वायु या निर्वात में तो तुम जानते ही हो। तो देखो बच्चे, इसमें कहा गया है, तीसरा सवाल जो हमारा है, तीसरा ये सवाल है, ये हमारा दूसरा था, ये हमारा पहला था। तो पहला दूसरा हम निकाल लिए हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या है कि ये निकालना हमें GND, ठीक है, ये नहीं निकालना है, इसको नहीं निकालेंगे आप, इसको निकालेंगे, क्योंकि सवाल में कुछ ऐसे कहा गया है। तो हीरे का निकालना है तो हम हीरे का निकालते हैं। तो 3 मीडियम है, अब 3 मीडियम के लिए हमें क्या करना है, तो 3 मीडियम के लिए हम जानते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, हीरे के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक = 1। अब हमें निकालना ये, तो इसको यहीं रख लो और इन दोनों को इधर ले जाओ आप, तो ANG × DNA, क्योंकि हम जानते हैं AND बराबर होता है 1/DNA, इसलिए इस फार्मूले को हम ऐसे लिखेंगे। तो इसको हमने लिख दिया AND बटे ANG,
इसमें हम मान रख देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो ए एन डी का मान देखो बच्चे 2.4 है, ए एन जी का मान 1.5 है। इस तरह से आप इसे डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पे आएगा 1.6। इसी के साथ ये चैप्टर के न्यूमेरिकल सभी समाप्त हुए और मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ अगले चैप्टर को लेकर, और चैप्टर नंबर 2 है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। धन्यवाद।